दक्षिण भारत के इतिहास के इस 11वें लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना कैसे हुई और उसके बाद इसका विकास कैसे हुआ। हमने देखा था कि सबसे पहले दंत्यदुर्ग ने इस राजवंश की स्थापना की थी और उसके बाद कृष्ण प्रथम और गोविंद तृतीय के कार्यकाल में इसका व्यापक विकास हुआ। ठीक है, आज हम उसी से आगे शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा था कि इस वंश की स्थापना जो की थी वो दंत्यदुर्ग ने की थी। दंत्यदुर्ग के बाद इसमें दंत्यदुर्ग का चाचा कृष्ण प्रथम गद्दी पर बैठा। कृष्ण प्रथम के बाद गोविंद द्वितीय और गोविंद द्वितीय के बाद ध्रुव धारा वर्ष और उसके बाद गोविंद तृतीय इस राजवंश की गद्दी पर बैठा। ठीक है, गोविंद तृतीय का जो कार्यकाल था वो था 793 ईस्वी से 814 ईस्वी तक। ठीक है, और इसके राजवंश की स्थापना हुई थी जो दंत्यदुर्ग ने किया था वो लगभग 735 से 756 ईस्वी तक। ठीक है, हमने देखा था कि गोविंद तृतीय के शासनकाल तक राष्ट्रकूट एक सार्वभौम शक्ति दक्षिण भारत में बन चुके थे। ठीक है, उन्होंने उत्तर से लेकर दक्षिण तक की विजय कर ली थी। अब हम आगे बढ़ेंगे और उसके आगे के बारे में अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे गोविंद तृतीय का एक ही पुत्र था जिसका नाम है अमोघ वर्ष का जन्म एक सैनिक छावनी में हुआ था। जिस समय इसका पिता गोविंद तृतीय अपने सैनिक छावनी में था उसी समय इसका जन्म हुआ था। अपने पिता की मृत्यु के बाद यह अवयस्क था और इसके संरक्षण के रूप में उस समय लाट प्रदेश के शासक कर्क ने इसके संरक्षक के रूप में कार्य किया। ठीक है, अमोघ वर्ष जब गद्दी पर बैठा तो उसके सामने कई समस्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें सबसे एक बड़ी समस्या थी व्यंगी के शासक विजयादित्य द्वितीय का विद्रोह। और विजयादित्य ने अपने को क्या किया कि राष्ट्रकूट राजवंश से मुक्त कर लिया और उसके बाद उसने क्या किया, अमोघ वर्ष के राज्य पर आक्रमण किया। अमोघ वर्ष इस आक्रमण से घबरा गया। हालांकि उसके जो संरक्षक थे कर्क ने इस स्थिति को संभाल लिया। कर्क ने क्या किया, विजयादित्य द्वितीय को पराजित किया और पराजित करने के बाद पुनः व्यंगी पर अधिकार कर लिया। हालांकि विजयादित्य द्वितीय का एक सेनापति था जिसका नाम था पांडुरंग। ठीक है, पांडुरंग ने क्या किया कि 12 वर्षों बाद व्यंगी को स्वतंत्र कर लिया। इसके बाद इसकी दूसरी समस्या जो प्रारंभ हुई वो हुई कहाँ, गंगवाड़ी में। और गंगों का जो राजा था इस समय ईयण था और ईयण ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करने के बाद क्या किया कि इसने अपने प्रदेश को स्वतंत्र कर लिया। लेकिन इसके सेनापति अमोघ वर्ष के सेनापति बंकेश ने बंकेश, ये दो नाम हैं एक ही व्यक्ति के, बंकेश ने इसको पराजित किया। और पराजित करने के बाद इसने क्या किया कि गंगवाड़ी पर पुनः अमोघ वर्ष की सत्ता स्थापित कर दी। तीसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण जो परेशानी उत्पन्न हुई वो हुई लाट प्रदेश में जब कर्क मर गया तो कर्क का उत्तराधिकारी ध्रुव प्रथम हुआ और ध्रुव प्रथम ने कर दिया अमोघ वर्ष के विरुद्ध विद्रोह। ध्रुव के बाद उसका पुत्र हुआ अकाल वर्ष ने भी
इस विद्रोह को जारी रखा। युद्ध में बंकेश ने क्या किया, अकाल वर्ष को मार डाला, अकाल वर्ष को मार डाला। और अकाल वर्ष के बाद इसका जो उत्तराधिकारी हुआ वो हुआ ध्रुव द्वितीय, ध्रुव द्वितीय। ठीक है, ध्रुव द्वितीय ने क्या किया कि प्रारंभ में तो विरोध किया, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उस समय गुर्जर प्रतिहारों में जिनका कि शासन कहाँ था, मालवा, उज्जैनिया और राजपूताना तथा कन्नौज के आसपास भी स्थापित हो रहा था। मिहिर भोज का उदय हो चुका था और संभवतः मिहिर भोज ने गुजरात पर आक्रमण करने का प्रयास किया। ठीक है, इस भय से क्या किया कि ध्रुव द्वितीय ने क्या किया कि अमोघ वर्ष से संधि कर ली। इस प्रकार लाट प्रदेश का संकट टल गया, लाट प्रदेश का संकट टल गया। अमोघ वर्ष ने संभवतः पालों से भी युद्ध किया, अमोघ वर्ष ने संभवतः पालों से भी युद्ध किया और पालों से जो युद्ध किया उसने उड़ीसा या दक्षिणी कोसड़ के आसपास किया। सिरूर अभिलेख में कहा गया है, सिरूर अभिलेख में कहा गया है कि उसने अंग, बंग, ठीक है, मगध, बेंगी आदि राज्यों की विजय की। हालांकि अमोघ वर्ष इतना शक्तिशाली शासक नहीं था, वह एक शांतिप्रिय शासक था। अपने ज़्यादातर समय में वह समस्याओं से ग्रसित रहा, इसलिए यह एक कल्पना मात्र प्रतीत होती है। हालांकि उसने क्या किया, बेंगी के विजयादित्य द्वितीय को पराजित जरूर किया था, लेकिन प्रारंभ में विजयादित्य द्वितीय ने ही उसके लिए समस्याएं खड़ी की थी। ठीक है, इसके अलावा उसको गंगवाड़ी के राजा ईयड़ के भी विद्रोह का सामना करना पड़ा। ठीक है, ईयड़ के विद्रोह को उसके सेनापति बंकेश ने दबा दिया। लाट प्रदेश में जब कर्क मर गया, जो कि उसका संरक्षक था, तो उसके पुत्रों ने विद्रोह किया। उसके पुत्र पहले ध्रुव प्रथम ने, उसके बाद अकाल वर्ष ने और उसके बाद ध्रुव द्वितीय ने विद्रोह किया। इस संघर्ष में अकाल वर्ष मारा गया। ठीक है, बाद में क्या किया कि ध्रुव द्वितीय ने मिहिर भोज के संभावित आक्रमण को देखते हुए क्या किया कि इससे संधि कर ली। ठीक है, तो अमोघ वर्ष के काल में इसके पुत्र कृष्ण ने भी विद्रोह किया, जिसे उसके सेनापति बंकेश ने दबा दिया। ठीक है, उसके सेनापति बंकेश ने दबा दिया। तो हम देखते हैं कि अमोघ वर्ष के समय में जो महत्वपूर्ण समस्याएं उत्पन्न हुई वो क्या उत्पन्न हुई। सबसे पहले तो विजयादित्य द्वितीय ने विद्रोह किया, जो कि वेंगी का शासक था। और वेंगी का शासक ने क्या किया कि अमोघ वर्ष को अवैध समझ करके राष्ट्रकूट राज्य पर आक्रमण किया। लेकिन उसके जो संरक्षक थे कर्क, जो कि लाट प्रदेश का शासक था, उसने क्या किया, इस स्थिति को संभाला, विजयादित्य द्वितीय को पराजित किया और वेंगी पर पुनः अधिकार प्राप्त किया। ठीक है, बाद में क्या किया कि विजयादित्य द्वितीय के सेनापति पांडुरंग ने वेंगी को स्वतंत्र कर लिया। ठीक है, इसके बाद गंगवाड़ी में विद्रोह हुआ, जिसमें गंगवाड़ी का शासक जो था ईयड़ था, उसने विद्रोह किया। इसके सेनापति बंकेश ने क्या किया, इस विद्रोह को दबा दिया। फिर लाट प्रदेश में विद्रोह हुआ, जहाँ कर्क के पुत्रों ने विद्रोह किया। ठीक है, पहले ध्रुव ने विद्रोह किया, उसके बाद अकाल वर्ष ने और उसके पास ध्रुव द्वितीय ने विद्रोह किया। बाद में ध्रुव द्वितीय ने संधि कर ली, क्योंकि प्रतिहारों में मिहिर भोज का उदय हो चुका था और मिहिर भोज संभवतः गुजरात पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। ऐसे में ध्रुव द्वितीय ने यह सोचा कि वह दो तरफ से न पिसे, इसलिए उसने क्या किया कि राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष से संधि कर ली। ठीक है, अमोघ वर्ष को अपने पुत्र कृष्ण के विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। ठीक है, और कृष्ण के विद्रोह को भी उसके सेनापति बंकेश ने दबा दिया। इस प्रकार हम देखते हैं अमोघ वर्ष बहुत शक्तिशाली शासक नहीं था। हालांकि शिरूर के अभिलेख में उसे क्या कहा गया है, अंग, बंग, मगध और वेंगी को जीतने वाला कहा गया है। लेकिन हम समझ सकते हैं कि वस्तुतः ये अलंकारिक वर्णन है और इसका वास्तविकता से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है। अमोघ वर्ष का जो शासन है वस्तुतः विजयों और प्रशासनों के लिए न प्रसिद्ध होकर के किसके लिए प्रसिद्ध है, उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए। क्योंकि अमोघ वर्ष ने स्वयं कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग की रचना की है, कविराज मार्ग की रचना की है। ठीक है, उसके दरबार में जिन सेन रहते थे जिन्होंने आदि पुराण की रचना की है, यह एक जैन ग्रंथ है और जिन सेन जैन आचार्य हैं और अमोघ वर्ष भी जैन धर्म का अनुयायी है, अनुयायी है। ठीक है, जैन धर्म का अनुयायी होते हुए भी अमोघ वर्ष एक धर्म सहिष्णु शासक था। उसने एक बार क्या किया था, माता महालक्ष्मी को अपना
महालक्ष्मी को अपनी अंगुली काटकर चढ़ा दी थी, अंगुली काटकर चढ़ा दी। अमोघ वर्ष को संजन अभिलेख में, अमोघ वर्ष को संजन अभिलेख में, संजन अभिलेख में विद्या का संरक्षक, विद्या और सरस्वती का संरक्षक बताया गया है तथा उसकी तुलना शाशांक से की गई है और बताया गया है कि अमोघ वर्ष जो है वो शाशांक से भी बड़ा शासक था। शाशांक संभवतः विक्रमादित्य या विक्रमांक का समानार्थी है, समानार्थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से इसकी तुलना की गई है और बताया गया है कि अमोघ वर्ष जो है वो विक्रमादित्य से भी महान था। इन साहित्यिक उपलब्धियों के अलावा अमोघ वर्ष एक निर्माता भी था। उसने मान्यखेद नामक नगर की स्थापना की। संभवतः यह नगर हैदराबाद के आसपास है, हैदराबाद के आसपास पड़ता है और इसी को राजधानी भी बनाया। चालुक्य राज्य की इसने, राष्ट्रकूट राज्य की इसने राजधानी बनाया मान्यखेद को। हम मैप के माध्यम से अमोघ वर्ष के कार्यकाल को थोड़ा समराइज करेंगे, ठीक है। अगर हम अमोघ वर्ष का जो संरक्षक था वो था कर्क, जो कि लाट प्रदेश का था। कर्क लाट प्रदेश का था। कर्क के बाद ध्रुव प्रथम जिसने विद्रोह किया। उसके बाद अकाल वर्ष ने भी विद्रोह किया लेकिन मारा गया, ठीक है। और उसके बाद हुआ ध्रुव द्वितीय जिसने संधि कर ली। इन विद्रोहों में अमोघ वर्ष की तरफ से लड़ा था उसका सेनापति बंकेश, ठीक है। अमोघ वर्ष को गंगवाड़ी के शासक ईयण से भी संघर्ष करना पड़ा। इस विद्रोह को भी बंकेश ने दबा दिया, ठीक है। अमोघ वर्ष को व्यंगी के शासक विजयादित्य द्वितीय के विद्रोह का सामना करना पड़ा, ठीक है। और इसको दबाया उसके सेनापति, उसके जो संरक्षक थे कर्क ने, जो लाट प्रदेश का स्वामी था, उसने इस विद्रोह को दबाया, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ कि इसने क्या किया, कर्क ने व्यंगी पर अधिकार कर लिया। लेकिन 12 वर्षों के बाद विजयादित्य के सेनापति पांडुरंग ने व्यंगी को फिर से आज़ाद करवा लिया, ठीक है। इसके बाद उसने लड़ना पड़ा उड़ीसा और उसके आसपास पालों से। स्वयं उसके राजकुमार कृष्ण ने भी विद्रोह किया और कृष्ण के विद्रोह को भी दबा दिया किसने, बंकेश ने, ठीक है। यहाँ पर अमोघ वर्ष और गुजरात के आसपास आक्रमण का खतरा था। प्रतिहार शासक मिहिर संभवतः मिहिर भोज ने गुजरात पर आक्रमण करने की योजना बनाई। इसीलिए ध्रुव द्वितीय ने क्या किया कि अमोघ वर्ष से संधि कर ली। इस प्रकार हम देखते हैं कि अमोघ वर्ष का जो जीवन है वो काफ़ी संघर्षों से भरा हुआ था, ठीक है। प्रारंभ में ही, बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसे कर्क के संरक्षण में काम करना पड़ा, राजा बनना पड़ा। और उसके बाद विभिन्न प्रांतों में विद्रोह हुए जिसको उसके संरक्षक कर्क ने और उसके बाद उसके सेनापति बंकेश ने नियंत्रित किया, ठीक है। अमोघ वर्ष ने मान्यखेद नगर की स्थापना की, संभवतः हैदराबाद के आसपास है। मान्यखेद नगर की स्थापना की और राष्ट्रकूटों के राज्य की राजधानी बनाकर उससे शासन किया, ठीक है। साथ ही साथ अमोघ वर्ष की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हमने बताया कि उसने कविराज मार्ग की रचना की। इसके अलावा उसके जो राज्य में जैन आचार्य जिन सेन रहते थे जिन्होंने आदि पुराण की रचना की। संजन अभिलेख में उसकी तुलना शाशांक से की गई है और उसे शाशांक से भी महान बताया गया है। साथ ही यह बताया गया है कि वह विद्या का और कला का संरक्षक था, महान विद्वान था और उसमें किसी भी प्रकार के चारित्रिक दोष नहीं थे। वे चारित्रिक दोष जो शाशांक में भी थे। शाशांक का संबंध इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय से लगाया है।
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय से लगाया है। अमोघ वर्ष के बाद उसका पुत्र कृष्ण द्वितीय राष्ट्रकूट राज्य की गद्दी पर बैठा। ठीक है, कृष्ण द्वितीय ने 878 से लेकर के 914 ईस्वी तक शासन किया। कृष्ण द्वितीय को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसके समय में चालुक्य, जो कि व्यंगी का चालुक्य है, चालुक्य विजयादित्य तृतीय का उदय हुआ। साथ ही साथ दूसरा हुआ गुर्जर प्रतिहार मिहिर भोज का। ठीक है, तीसरा हुआ चोल शासक परांतक का। सबसे पहले उसने क्या किया, चालुक्य व्यंगी के चालुक्य शासक विजयादित्य तृतीय के आक्रमणों का सामना करना पड़ा। ठीक है, विजयादित्य तृतीय ने क्या किया कि इसके राज्य पर आक्रमण किया और इसे पराजित किया। पराजित करके ये क्या हुआ, चेदी शासक शंकरगढ़ के दुर्ग किरणपुर में शरण ली और किरणपुर में इसका पीछा किया विजयादित्य तृतीय के सेनापति पांडुरंग ने किरणपुर को जला दिया। मजबूर होकर क्या किया कि इसने विजयादित्य तृतीय की अधीनता स्वीकार कर ली और इस प्रकार इसका राज्य इसे पुनः मिल गया। ठीक है, और कुछ समय तक इसे व्यंगी की अधीनता में शासन करना पड़ा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, विजयादित्य तृतीय के बाद भीम बना, व्यंगी का शासक बना। तो क्या हुआ कि कृष्ण द्वितीय ने भीम को पराजित किया और भीम को पराजित करने के बाद उसने व्यंगी पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया। हालांकि बाद में भीम ने क्या किया कि व्यंगी पर अपना अधिकार फिर से प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार व्यंगी के बाद उसे मुकाबला करना पड़ा गुर्जर प्रतिहार मिहिर भोज से, और मिहिर भोज ने सबसे पहले लाट प्रदेश पर आक्रमण किया और लाट प्रदेश पर आक्रमण करने के बाद क्या हुआ, प्रारंभ में मिहिर भोज ने कृष्ण द्वितीय को पराजित किया और पराजित करके वह लाट प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया। बाद में क्या किया, कृष्ण द्वितीय ने उसे लाट प्रदेश से खदेड़ दिया। इसमें इसका जो साथ दिया था वो क्या दिया था, लाट प्रदेश के सामंत ने और चेदी के शासकों ने। ठीक है, हमने देखा कि इसकी मदद की थी चेदी शासक शंकरगढ़ ने। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, उसने मिहिर भोज को सबक सिखाने के लिए क्या किया, उज्जैनिया पर आक्रमण किया और उज्जैनिया पर आक्रमण करके मिहिर भोज को पराजित किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों में आपसी संघर्ष चलता रहता है और दोनों पक्षों को कोई विशेष लाभ नहीं होता है। इसके बाद इसका जो युद्ध हुआ वो चोल शासक परांतक प्रथम से हुआ। क्यों? इसका कारण यह था कि इसने अपनी पुत्री का विवाह आदित्य प्रथम से किया था। आदित्य प्रथम वस्तुतः चोल राजवंश का वास्तविक संस्थापक था। जो 9वीं शताब्दी के आसपास चोलों का उदय हुआ वो आदित्य प्रथम के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, और इन्होंने जो सत्ता हस्तगत की वो किससे की, वो पल्लवों से हस्तगत की। तो इस प्रकार आदित्य प्रथम से इसने अपनी पुत्री का विवाह किया था। उससे एक कन्नर नाम का पुत्र हुआ था। यह चाहता था कृष्ण द्वितीय कि यही पुत्र क्या हो, कन्नर, वो चोल साम्राज्य की गद्दी पर बैठे। लेकिन उस समय परांतक प्रथम भी आदित्य का पुत्र था, परांतक बड़ा हो चुका था। तो परांतक ने क्या किया कि इसको पराजित किया, कृष्ण द्वितीय को पराजित किया। किस युद्ध में? बल्लाल के युद्ध में परांतक ने पराजित किया कृष्ण द्वितीय को। और इस युद्ध में गंगों ने किसका साथ दिया? गंगों ने साथ दिया परांतक का। गंगों ने इस युद्ध में परांतक का साथ दिया और
कृष्ण द्वितीय का साथ दिया, वो दिया बाणों और बैदुम्बरों ने। यह भी एक छोटा छोटा राजवंश है बाणों और बैदुम्बरों का, जो दक्षिण भारत में शासन करती थी। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि कृष्ण द्वितीय को कई राजवंशों से संघर्ष करना पड़ा, जिसमें क्या है, वेंगी के चालुक्य, विजयादित्य तृतीय ने तो संभवतः इसे पराजित किया और इसे अपने अधीन भी किया। ठीक है, इसने चेदी राजा शंकरगढ़ की मदद ली और उसके दुर्ग किरणपुर में संरक्षण लिया, लेकिन पांडुरंग ने किरणपुर को जला दिया और इसने क्या करना पड़ा, विजयादित्य तृतीय की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया, गुर्जर, प्रतिहार, मिहिर भोज के आक्रमणों का सामना किया। ठीक है, मिहिर भोज ने क्या किया कि संभवतः लाड़ प्रदेश पर आक्रमण किया और इसे कृष्ण द्वितीय को पराजित किया। बाद में कृष्ण द्वितीय ने लाड़ प्रदेश को स्वतंत्र किया और लाड़ प्रदेश से खदेड़ दिया इसे मिहिर भोज को, और बाद में मिहिर भोज के साम्राज्य उज्जैनिया पर आक्रमण करके मिहिर भोज को भी इसने पराजित किया। ठीक है, इसके बाद इसने चोल शासक परांतक से युद्ध करना पड़ा। क्यों ये युद्ध इसलिए करना पड़ा, क्योंकि इसने अपनी पुत्री का विवाह चोल राजा आदित्य प्रथम से किया था। आदित्य ने क्या किया था, आदित्य प्रथम से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम कन्नर था। यह चाहता था कि यही लड़का चोल साम्राज्य की गद्दी पर बैठे, लेकिन उस समय परांतक प्रथम भी चोल साम्राज्य का दावेदार था। परांतक प्रथम ने इसे बल्लाल के युद्ध में पराजित किया। इसमें क्या किया, बाणों और बैदुम्बरों ने कृष्ण द्वितीय की सहायता की थी और परांतक प्रथम की सहायता की थी गंगों ने। इस प्रकार हम अगर मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करें, ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो कृष्ण द्वितीय का जो साम्राज्य था उसमें जो सबसे पहले जो उसके आक्रमण का सामना करना पड़ा, वो करना पड़ा वेंगी के विजयादित्य तृतीय और प्लस में उसका सेनापति पांडुरंग। ठीक, इसके बाद उसे लाड़ प्रदेश पर सामना करना पड़ा मिहिर भोज का, जो गुर्जर प्रतिहार शासक है। ठीक है, इसके अलावा चोल राज्य में उसको सामना करना पड़ा किसे, परांतक प्रथम का, और परांतक प्रथम ने इसे पराजित किया किसने, बल्लाल के युद्ध में पराजित किया। ठीक है, तो इन सारी पराजयों के बाद भी इसने अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण रखा। ठीक है, अपने पैतृक साम्राज्य को जो इसने अपने पिता से प्राप्त किया था उसे अपने उत्तराधिकारी को उसने सौंपा। यही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। यह भी जैन धर्म का अनुयायी था और इसके राज्यसभा में जैन आचार्य गुणचंद्र निवास करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कृष्ण द्वितीय बहुत विजेता शासक नहीं था, बहुत महान शासक नहीं था। इसे भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसने संभवतः विजयादित्य तृतीय की अधीनता भी स्वीकार की, जो वेंगी का चालुक्य शासक है। बाद में इसने अपने साम्राज्य को मुक्त कर लिया और उसके बाद क्या हुआ, उसने विजयादित्य के उत्तराधिकारी भीम को पराजित करके वेंगी पर अधिकार कर लिया। हालांकि भीम ने बाद में अपने साम्राज्य की रक्षा की। ठीक है, इसके बाद उसे प्रतिहार, मिहिर भोज के आक्रमणों का सामना करना पड़ा। मिहिर भोज ने प्रारंभ में इसे पराजित किया, बाद में इसने भी मिहिर भोज को पराजित किया, और इसके अलावा ये चोल शासक परांतक के हाथों बल्लाल के युद्ध में पराजित हुआ। ठीक है, कृष्ण द्वितीय के बाद राष्ट्रकूट राजवंश की गद्दी पर उसका पौत्र इंद्र तृतीय बैठा। ठीक है, और इंद्र तृतीय ने 914 ईस्वी से लेकर के 929 ईस्वी तक शासन किया। इंद्र तृतीय जो है वो कृष्ण द्वितीय का पौत्र है, क्योंकि इसका पुत्र जगतुंग इसके जीवन काल में ही मर गया। इस प्रकार इंद्र तृतीय इस राजवंश की गद्दी पर बैठा। ठीक है, इंद्र तृतीय की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो कन्नौज की विजय है, क्योंकि उस समय गुर्जर प्रतिहारों में एक कमजोर शासक महिपाल शासन कर रहा था। अगर हम गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली देखें
तो हम देखते हैं इसकी स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी। नागभट्ट प्रथम ने, हालांकि इससे पहले भी हरिश्चंद्र वगैरह ने इसकी स्थापना कर दी थी, लेकिन मोटा मोटा आप समझिए कि नागभट्ट प्रथम के बाद इसका शक्तिशाली शासक कौन हुआ? नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज कह लीजिए, वत्सराज, ठीक है। नागभट्ट द्वितीय, भट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय के बाद मिहिर भोज, मिहिर भोज, मिहिर भोज के बाद महेंद्र पाल, महेंद्र पाल, फिर भोज द्वितीय, और भोज द्वितीय के बाद महीपाल। तो महीपाल के शासनकाल में इसने संभवतः 916 ईस्वी के आसपास क्या किया? कन्नौज पर आक्रमण किया। महीपाल पराजित हुआ और कन्नौज पर इसने अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार यह इसकी एक बड़ी उपलब्धि थी। अभी तक शासकों ने पराजित तो जरूर किया था, लेकिन कन्नौज को डायरेक्ट अपने अधिकार में नहीं किया था। लेकिन इन तृतीय ने कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया और पराजित होने वाला शासक था महीपाल, महीपाल जो कि महेंद्र पाल का उत्तराधिकारी था। इसके अलावा इसे निपटना पड़ा वेंगी के शासक, वेंगी के शासक विजयादित्य चतुर्थ से। वेंगी के शासक विजयादित्य चतुर्थ थे, क्योंकि भीम मर गया और भीम के बाद वेंगी का उत्तराधिकारी बना विजयादित्य चतुर्थ। इसने क्या किया कि विजयादित्य चतुर्थ पर आक्रमण किया और इस युद्ध में विजयादित्य चतुर्थ मारा गया, विजयादित्य चतुर्थ मारा गया, ठीक है। इस प्रकार वेंगी भी इसके अधिकार में आ गया। इसके बाद उसने वेंगी के एक भाग पर अधिकार कर लिया, लेकिन कुछ समय बाद इसने क्या किया? वेंगी की राजगद्दी अपने एक आश्रित युद्धमल्ल को दे दी। यदि हम मैप के माध्यम से इन तृतीय की उपलब्धियों को समझना चाहें तो हम देखेंगे कि ये मान लीजिए कि संभवतः भारत का नक्शा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इन तृतीय को क्या करना पड़ा कि इस समय मान्य खेत से निकल करके इसने कन्नौज पर कब्जा किया और कन्नौज पर उस समय जो शासक था वो था महीपाल। ये गुर्जर प्रतिहार शासक है। इसके अलावा उसने वेंगी के विक्रमादित्य चतुर्थ को पराजित करके मार डाला और उसके कुछ भागों पर अधिकार कर लिया। और इसके बाद उसने क्या किया कि अपने एक आश्रित शासक युद्धमल्ल को नियुक्त किया। ठीक, इंद्र तृतीय ने क्या किया कि 914 ईस्वी से लेकर 929 ईस्वी तक शासन किया। इन तृतीय के बाद अमोघ वर्ष गद्दी पर बैठा, लेकिन अमोघ वर्ष द्वितीय गद्दी पर बैठा। अमोघ वर्ष द्वितीय 930 ईस्वी के आसपास अमोघ वर्ष मर गया। अमोघ वर्ष द्वितीय के बाद इसका जो उत्तराधिकारी हुआ गोविंद चतुर्थ एक विलासी और अयोग्य शासक था। इसके राज्यकाल में राज्य क्रांति हुई और राज्य क्रांति में चालुक्य सामंत अरिकेशरिन ने इसे पराजित करके मार डाला। और इसके बाद अमोघ वर्ष तृतीय, ठीक है, अमोघ वर्ष तृतीय ने 930 ईस्वी से लेकर 939 ईस्वी तक शासन किया। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि
के राज्य को पराजित किया और उस समय जो उसका राजा था वो था राजमल्ल। और राजमल्ल को पराजित करके अपने साले भुतगु को गंगराज की गद्दी पर इसने बिठाया। ठीक 939 ईस्वी के आसपास अमोघवर्ष संभवतः मर गया और इसके बाद जो अगला शासक हुआ वो हुआ कृष्ण तृतीय ने 939 ईस्वी से लेकर के 967 ईस्वी तक शासन किया संभवतः, और यह इस वंश का अंतिम महान शासक था। इसने क्या किया? परमेश्वर पृथ्वी वल्लभ तथा कांचीयुम तंजेयम कोंड की उपाधि धारण की। इसका मतलब इसने कांची और तंजौर की विजय की थी। कांची और तंजौर की विजय की थी। यह इस राजवंश का एक महान शासक था। इसने संभवतः दिग्विजय की योजना बनाई और इसने चोल राज्य पर आक्रमण किया। ठीक है, उस समय चोल राजवंश का जो शासक था वो था परांतक प्रथम। सबसे पहले इसने क्या किया कि परांतक के राज्य पर आक्रमण किया और उसके उत्तरी प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। ठीक है, बाद में क्या किया कि परांतक ने युद्ध करने की अभिलाषा से क्या किया, इसके ऊपर पलटवार किया, जिसमें इन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ जिसे तोकल्लम का युद्ध कहते हैं। तोकल्लम का युद्ध कहते हैं। यह युद्ध अराकाट जिले के आसपास कहीं लड़ा गया, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, इस युद्ध में तो चोल राजकुमार राजादित्य मारा गया और राष्ट्रकूट सेनाएं रामेश्वरम तक पहुंच गई। ठीक है, इस प्रकार इसने पूरे चोल राज को तहस नहस कर दिया, चोल राज को जीत लिया। और साथ ही साथ इसने क्या किया, रामेश्वरम में 2 मंदिरों का निर्माण करवाया। एक का नाम है कृष्णेश्वर मंदिर और दूसरे का नाम है गंडमार्तंडादित्य मंदिर। ठीक है, इस प्रकार ये मंदिर उसके दक्षिण विजय का उद्घोष करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया कि उज्जैनिया के आसपास आक्रमण किया, जिसमें परमार शासक शीयक को पराजित किया। फिर इसने वेंगी पर आक्रमण किया और वेंगी पर इसने क्या किया कि अम्ब को पराजित किया। भीम के बाद अम्ब को पराजित किया। अम्ब को पराजित करके उसने बादप की नियुक्ति की। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि अम्ब ने पुनः विद्रोह करके अपना राज्य वापस ले लिया, हालांकि वह वेंगी पर पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं कर सका। इस प्रकार हम देखते हैं कि कृष्ण तृतीय भी एक बड़ा विजेता शासक था। सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उसने दक्षिण भारत में रामेश्वरम तक की विजय की और रामेश्वरम में उसने कृष्णेश्वर मंदिर और गंडमार्तंडादित्य मंदिर का निर्माण करवाया। उसने क्या किया, तोकल्लम के युद्ध में परांतक प्रथम को पराजित किया। इस युद्ध में चोल राजकुमार राजादित्य मारा गया। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट घटना है। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि यह एक अंतिम महान शासक था राष्ट्रकूट। करहाद लेख में इसे लंका, पांड्य, केरल आदि राज्यों का विजेता बताया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार यह एक महान शासक था और इसने क्या किया, दक्षिण भारत की विजय की। कृष्ण तृतीय के राज्यसभा में कन्नड़ कवि पुण्य निवास करते थे। इन्होंने शांति पुराण की रचना की है। शांति पुराण की रचना की है। ठीक है, इन्हीं की राज्यसभा में पुष्पदंत
पुष्प दंत भी निवास करते थे। इन्होंने ज्वाला मालिनी कल्प की रचना की है, कल्प की रचना की है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कृष्ण तृतीय का जो राज्यकाल था वह सांस्कृतिक और साहित्यिक उपलब्धियों का भी कार्यकाल था। खासकर मंदिर निर्माण में उसने हमने देखा कि रामेश्वरम में जाकर के कृष्णेश्वर और गंडमांतरादित्य मंदिर का उसने निर्माण करवाया। और हम देखते हैं कि इसके राज्यकाल में कन्नड़ कवि पुण्य निवास करते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की है। अक्सर मिलाने के लिए आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। और पुष्पदंत ने ज्वाला मालिनी कल्प की रचना की है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखें हैं कृष्ण तृतीय इस राजवंश का अंतिम महान शासक था। इसके बाद इस राजवंश की गद्दी पर खोट्टिक नामक व्यक्ति बैठा। खोट्टिक के विषय में कोई विशेष उपलब्धियां हमें ज्ञात नहीं हैं, ठीक है। इसके समय में परमार शासक सियक ने मान्यखेत पर आक्रमण किया और मान्यखेत को लूटा। संभवतः इसी युद्ध में खोट्टिक की मृत्यु हो गई और खोट्टिक के बाद इस राजवंश की गद्दी पर कर्क बैठा। कर्क के समय में कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय का उदय हुआ। उसने कर्क पर आक्रमण किया और कर्क को पराजित करके मार डाला। कर्क इस राजवंश का अंतिम शासक है। इसके बाद राष्ट्रकूट सत्ता का अंत हो गया और दक्षिण भारत में कल्याणी के चालुक्यों का उदय हुआ। चालुक्यों का उदय हुआ जिसका संस्थापक था तैलप द्वितीय। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कृष्ण तृतीय के बाद खोट्टिक और खोट्टिक के बाद कर्क, इसका शासन हुआ। खोट्टिक के समय में परमार सियक ने क्या किया था, मान्यखेत पर आक्रमण किया था और मान्यखेत को लूटा था, ठीक है। इसी युद्ध में संभवतः खोट्टिक मारा गया। उसके बाद कर्क शासक हुआ और कर्क के समय में कल्याणी के चालुक्य शासक तैलप द्वितीय का उदय हुआ। तैलप द्वितीय ने क्या किया कि कर्क पर आक्रमण किया और कर्क को पराजित करके मार डाला। इस प्रकार राष्ट्रकूट राजवंश का अंत हुआ। अब हम देखेंगे कि इनकी वंशावलियाँ क्या थी, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में क्रम लगाने के लिए आ जाता है। हम देखते हैं कि इसकी स्थापना किसने की थी, दंतिदुर्ग ने। दंतिदुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम, उसके बाद गोविंद द्वितीय, उसके बाद ध्रुव प्रथम या ध्रुव धारावर्ष के बाद गोविंद तृतीय और गोविंद तृतीय के बाद अमोघ वर्ष प्रथम के बाद कृष्ण द्वितीय और कृष्ण द्वितीय के बाद इंद्र तृतीय के बाद अमोघ वर्ष द्वितीय के बाद गोविंद चतुर्थ, ठीक है। गोविंद चतुर्थ के बाद अमोघ वर्ष तृतीय और अमोघ वर्ष तृतीय के बाद कृष्ण तृतीय के बाद खोट्टिक और खोट्टिक के बाद अंतिम शासक है कर्क और कर्क को पराजित करके तैलप द्वितीय ने गद्दी प्राप्त की। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ ये राजवंश 735 ईस्वी के आसपास स्थापित हुआ, इसका जो पतन हुआ वो 974 ईस्वी के आसपास हुआ। पुनः एक बार देखिए, दंतिदुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम, फिर गोविंद द्वितीय, फिर ध्रुव धारावर्ष, फिर गोविंद तृतीय, फिर अमोघ वर्ष प्रथम, फिर कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय, अमोघ वर्ष द्वितीय, गोविंद चतुर्थ, अमोघ वर्ष तृतीय, कृष्ण तृतीय, खोट्टिक और कर्क। आप बहुत परेशान ना हों इतने बड़े नाम को देख करके। सबसे ज़्यादा आप प्रयास कीजिए कि इसके संस्थापक का नाम याद कीजिए, अंतिम शासक का याद कीजिए। अंतिम शासक को किसने पराजित किया, तैलप द्वितीय ने, जो कल्याणी चालुक्य का संस्थापक था। इसके अलावा
उन शासकों का जिन्होंने उत्तर भारत का अभियान किया, जैसे जैसे ध्रुव प्रथम, उसके बाद गोविंद तृतीय के बाद इंद्र तृतीय, ठीक है। इंद्र तृतीय के अलावा हमारा कृष्ण तृतीय जिसने रामेश्वरम तक की विजय की, कृष्ण तृतीय जिसने रामेश्वरम तक की विजय की। इसके अलावा हमें क्या याद करना है कि कृष्ण प्रथम को किस लिए? कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। साथ ही साथ क्या? चालुक्य कीर्तिवर्मा को मार डाला, ठीक है। इसके अलावा हमें अमोघ वर्ष को उसकी रचना अकाल वर्ष के लिए, अमोघ वर्ष को उसकी रचना कविराज मार्ग के लिए तथा मान्यखेद की स्थापना के लिए, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या करना है? इसके अलावा हम देखना है कि कृष्ण तृतीय को रामेश्वरम विजय के लिए और रामेश्वरम में इसने क्या बनवाया था? कृष्णेश्वर मंदिर और गंड मार्तंडा नित्य मंदिर का निर्माण करवाया था, ये भी। इसके अलावा ध्रुव धारावर्ष को सबसे पहले जो हमारा कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष है उसमें शामिल होने के लिए, जिसमें इसने पराजित किया किसे? वत्सराज और धर्मपाल को पराजित किया। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 पक्ष थे, जिसमें एक थे राष्ट्रकूट, दूसरे थे पाल और तीसरे थे प्रतिहार। ये इस राजवंश का अंत हुआ, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के किसी और महत्वपूर्ण राजवंश के बारे में।